नमस्कार बच्चों, गोपी इस कहानी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 14वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है गोपी। गोपी इस पाठ का सेशन क्रमांक 2 है। बच्चों, अब तक हमने कहानी में देखा कि गोपी ने अपने अध्यापिका को बहुत लंबे अरसे के बाद एक पत्र लिखा है, जिसमें उसने अपने शादी का निमंत्रण पत्र भेजा है और उन्हें आने के लिए विनती कर रहे हैं। अब शिल्पा को अपने 12वीं कक्षा का वह गोपी विद्यार्थी याद आ रहा है। उसका वर्णन अगले सेशन परिच्छेद में हमें विस्तार से करना है। इस सेशन में हम उसे विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे आप। उनकी कक्षा में सबसे पिछले कोने वाली सीट पर बैठता था गोपी। 1000 बार टोकने पर भी वह रबर के टायर वाली चप्पल पहनता। स्कूल पोशाक की सफेद कमीज बिना ठीक धुले, बिना प्रेस लगे एकदम पीली और चमड़े जैसी गुडी मुड़ी रहती थी। यही हाल खाकी पैंट का था। न बालों में ढंग से तेल, कंघी और न ठीक तरह से नाखूनों की सफाई। कई बार संदेह होता कि न मालूम वो प्रतिदिन स्नान भी करता है अथवा नहीं। रूखा उदास चेहरा, सोई सोई आंखें, घिसटते से कदम। पूरी कक्षा में वह दूर से ही दृष्टि में खींच और ऊब भर देता था। लेकिन आया था वह द्वितीय श्रेणी में 10वीं पास करके, इसलिए उसे बैठने का और पढ़ने का पूरा अधिकार था। अब देखिए, यहाँ पर शिल्पा ने 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले गोपी का वर्णन किया है और उस समय वह किस प्रकार से यूनिफॉर्म अच्छे नहीं था, उसके पास स्कूल के लिए जो शूज लगते हैं वो भी नहीं थे, या फिर महाविद्यालय में आप देखते होंगे कि बच्चे किस प्रकार से अच्छे से तैयार होकर ठीक ठाक आते हैं। लेकिन गोपी जो था वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता था, इसीलिए उसके मन में शिल्पा के मन में उसके प्रति थोड़ी खींच या नाराजगी दिखाई देती है। लेकिन वह सारे विद्यार्थी जो थे वह अच्छे से आते थे, लेकिन केवल गोपी ही एकमात्र उनमें अलग साथ आता था। इस कारण उसकी आंखें उस पर चली जाती थी। लेकिन वह 10वीं में द्वितीय श्रेणी में आया हुआ था, इसी कारण उसे भी पढ़ने का पूरा अधिकार है, यह भी वह मानती है। एक तरफ उसके मन में उसके गोपी के तरफ खींच और ऊब निर्माण हो रहा था, दूसरी तरफ उसे शिक्षण लेने का पूरा अधिकार है, यह भी उसे पता है। 20 वर्ष से वह 12वीं कक्षा लेती आई थी। अब तक उसे इस शिक्षण क्षेत्र में अध्यापिका के कार्य करते हुए 20 वर्ष हो गए थे और 20 साल से वह 12वीं कक्षा लेती आ रही है। प्रति वर्ष एक से बढ़कर एक सैकड़ों छात्र पढ़कर निकलते थे। वह कभी इतनी नहीं खींची किसी भी छात्र से जितना मन ही मन वो गोपी को देखकर उब उठती थी। अर्थात उसे इतने 20 वर्ष के अपने अध्यापन कार्य में यह अनुभव पहली बार आया था। किसी भी विद्यार्थी से वो इतनी प्रकार से नाराज नहीं होती थी जितना नाराज वह गोपी से हुआ करती थी। प्रश्न गरीब और अमीर बालकों का नहीं था, प्रश्न था गोपी के लापरवाह, बिखरे, उनिंदे और कुछ अलसाए रूप का। अब देखिए, वह ऐसा नहीं चाहते थे कि किसी भी विद्यार्थियों में अमीर और गरीब इस अवस्था को लेकर वह किसी में भेदभाव नहीं करती थी। लेकिन गोपी का जो व्यवहार था ना, वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह हमेशा उसे नाराज या खींची रहती थी कि गोपी जो था वह लापरवाह, बिखरे और उनिंदे स्वभाव का था और हमेशा आलस उसके अंदर होता था। इसी कारण वह उसे थोड़ा नाराज रहा करते थे। कई बार अकेले में, कई बार प्रार्थना से पहले और कई बार भरी कक्षा में उसे समझा चुकी थी। अब देखिए, शिल्पा ने अपनी ओर से हर बार उसे हर प्रकार से समझाने की कोशिश करती थी। कभी पूरी कक्षा में उसे समझाती थी, कभी प्रार्थना से पहले उसे अकेले मिलकर समझाया करती थी। उसकी ये सारी कमियां दिखाकर क्रोधित भी खूब होती थी। पूरी कक्षा के सामने उसे कई बार लज्जित भी किया, लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाए बस सुनता ही रहता था। न कोई सफाई देता और न आगे से ठीक रहने का प्रण करता। ज्यादा क्रोध बढ़ने पर उसे कक्षा से भी कई बार बाहर निकाला। वह चुपचाप निकल जाता। फिर दूसरे दिन वही गंदगी और वही उनिंदा सा व्यक्तित्व। अब देखिए, उस एक अध्यापिका होने के नाते शिल्पा ने उसे कई बार समझाने के प्रयास किया था। वह हर बार उसे डांटती थी, फटकारती थी, लेकिन वह उसे इतना फटकारती थी कि पूरी कक्षा के सामने उसे
लज्जित हो जाता था, लेकिन वह किसी भी प्रकार का उल्टा जवाब अध्यापिका को नहीं दे रहा था। चुपचाप सिर झुकाए सारी बातें सुनता रहता था और न किसी प्रकार की वह सफाई देता था और न ही आगे से उसके द्वारा ये गलती होगी इस प्रकार का कोई भी वह वचन या प्रतिज्ञा नहीं करता था। सिर्फ वह दूसरी चुपचाप सुनता रहता था और फिर दूसरे दिन वैसे ही वह क्लास में आकर बैठ जाता था। इधर कुछ दिनों से वह देर से स्कूल आने लगा था। प्रार्थना में खड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं था। वह हाजिरी के समय भी नहीं रहता था, क्योंकि शिल्पा को वह अपनी कक्षा थी, वह कक्षा अध्यापिका थी। एक फिक्र से भी थी कि हर दिन उसकी हाजिरी नहीं हुई तो बोर्ड का इम्तिहान कैसे देगा। अब देखिए, एक शिक्षिका थी, भले वो उसके साथ थोड़ा वह उसे ना अनुशासन बहुत अच्छा लगता था, अनुशासन प्रिय शिक्षिका थी और इसी कारण वह विद्यार्थियों के साथ कभी डांट फटकार कर उसको सुधारने का प्रयास करती थी, जैसे कि वह अनुशासन का पालन करे। तो कहीं पर उसका स्वभाव हमें कठोर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखिए, इस परिच्छेद में हमें पता चलता है कि उसे क्या हुआ था कि कुछ दिनों से ना वो स्कूल में बहुत लेट आया करता था। प्रार्थना समाप्त हो जाने के बाद वो आया करता था और उसकी हाजिरी भी खत्म हो जाती थी, फिर भी क्लास में नहीं आता था। तो उसे एक चिंता से उसके मन में आ गई थी, फिक्र लगने लगी थी, अगर उसकी हाजिरी नहीं लगेगी तो आप लोगों को पता होगा कि अनुपस्थिति होने पर बोर्ड के एग्जाम में प्रवेश पाने में, एग्जाम में फॉर्म भरते समय बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यही बात उसे फिक्र उसकी लग रही थी। उसने एक तरकीब निकाली कि जाते ही पहले पढ़ाई और जब 5 मिनट शेष रह जाते तब हाजिरी। तरकीब तो काम आ गई, क्योंकि आधा कालंज बीत जाने पर वह आ जाता था। डांट फटकार कर बैठा दिया जाता, लेकिन ऐसा भी कब तक। कक्षा का छात्रों का अनुशासन फिर क्या रहा। अब देखिए, उसने एक तरकीब निकाली कि वो जो शुरुआत में क्लास शुरू होने से पहले जो अनुपस्थिति लगाती थी, हाजिरी लगाती थी, अब वो सोचने लगी कि पहले सब पढ़ाई दिन भर का हो जाएगा और कक्षा छूटने के पहले, स्कूल छूटने के पहले 5 मिनट पहले वो हाजिरी लगा देंगे, क्योंकि वो आधे घंटे के बाद, जैसे हम रिसेस कहते हैं, आधे दिन के बाद वो क्लास में आया करता था, तो इससे उसकी हाजिरी लग जाती थी, तो उसको इस बात की चिंता नहीं थी। लेकिन वो एक बार सोचती है कि फिर ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि अनुशासन तो विद्यार्थियों में होना चाहिए ना। अगर एक विद्यार्थी के साथ उस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो बाकी बच्चे भी वैसा ही करेंगे। तो इसलिए वह सोचते कि नहीं, अनुशासन का फिर क्या होगा, एक ही छात्रों को यह लाभ क्यों। उसे यह बात भी समझाई, लेकिन वह फिर उसी रफ्तार से आता, लेकिन वह अवश्य, वो कभी अपसेट नहीं रहता था, भले ही लेट से आता था लेकिन आया करता था। एक बार अचानक उन्हें लगा कि पिछले 8 दिन से वह विद्यालय ही नहीं आया। यह एक नई बात थी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। कोई अर्जी दी नहीं, कहीं बीमार तो पड़ गया क्या। अब देखिए, वो अचानक से क्या होने लगा कि उसके शिल्पा के ध्यान में आया कि 8 दिन से वो लगातार स्कूल में नहीं आया है और किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन या लेटर उसने नहीं दिया है। तो उसको चिंता होने लगी, कहीं वो शायद बीमार तो नहीं पड़ गया। सोमवार को अभ्यास के अनुसार जैसे ही उसकी कुर्सी पर दृष्टि गई कि उसे सही सलामत बैठा पाया, उसे देखते ही शिल्पा का क्रोध उमड़ पड़ा। अब देखिए, लेकिन अचानक से वो 8 दिन के बाद सोमवार के दिन वो उस कक्षा में आता है और जब शिल्पा उसे देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। क्रोध के आवेग के कारण न हाजिरी के लिए उसका नाम पुकारा और न इतने दिन अनुपस्थित रहने का कारण पूछा। वह सदैव की तरह नीचे दृष्टि के किताब खोलकर बैठा रहा। अब देखिए, शिल्पा को उसके ऊपर क्रोध आया था कि कैसा अनुशासन भंग करने वाला विद्यार्थी है कि इतने दिनों के बाद आया है, फिर भी उसने एप्लीकेशन नहीं दिया है। तो हाजिरी के समय उसने उसका नाम भी नहीं पूछा और उसे अनुपस्थित रहने का कारण भी नहीं पूछा। लेकिन इस पर गोपी भी किसी प्रकार से अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद का कालांश पुस्तकालय का था। सारे छात्र चले गए, तब उसे कक्षा में ही रोक लिया और इतनी देर से जो क्रोध दिल दिमाग में मच रहा था वह उस पर पूरी शक्ति से बरस पड़ा। एक चाटा कसकर मारते हुए वह बोली, तुम इतने ठीक भी हो सकते हैं, यह अभी जाना। आने पर न माफी मांगी न अर्जी दी, ऐसे आकर बैठ गए जैसे कक्षा में, जैसे तुम्हारे घर की ही बैठक हो। स्कूल पोशाक पहले से ही ऐसे पहनते हो जैसे झाड़न हो। आज वह भी नहीं, हीरो बनकर आए हो कक्षा में। क्यों? और यह खिलाड़ियों की सी कैप, क्या हो गया है तुझको? अभी नाम काटते हो, निकल जाओ इसी वक्त इस मनोज लिबास के साथ। टोप लगाएंगे लाट साहब, कहकर झटके से उसी गुस्से वाली हालत में उसकी कैप खींच ली। अब देखिए, उसे
शिल्पा को गोपी के प्रति बहुत गुस्सा आ रहा था और सारे बच्चे जब पुस्तकालय के लिए ग्रंथालय में चले गए पढ़ने के लिए तो उसने उसे रोका और डांट फटकार करने लगी। एक चाटा भी कसकर मारा और कहने लगी कि तुम बहुत ही धीर बच्चे हो, तुम इतने दिनों तक नहीं आई तो उसके लिए न माफी मांगी है और न किसी प्रकार का अर्जी दे दी है, और तुम घर ऐसे बैठकर आए जैसे क्लास में आकर ऐसे बैठो जैसे तुम्हारे घर की बैठक हो, और यूनिफॉर्म तो पहले से ही रहता है, पोशाक भी तुम्हारा झाड़न जैसे रहता है, और हीरो बनकर आए हैं, खिलाड़ियों की कैप पहनकर आए हैं, और इसी वक्त उस मनोज लिबास के साथ टोप लगाएंगे। लाट साफ कर वो झटके से ना उसके गुस्से के हालत में उसकी कैप खींच लेती है, और लेकिन आगे देखती है, अरे यह क्या, उसका सिर घुटा हुआ था, बाल ही नहीं थे, और सदा चुप चुप सुनने वाला गोपी हिचकियां ले रहा था। उन्हें तो जैसे किसी ने जादू से सुन्न कर दिया था। उन्हें लगा कि जैसे कोई चाबुक उनकी आत्मा को। अब देखिए उसने पूरे बाल काट दिए थे और टक्कल होने के कारण उसने कैप लगाई थी। अब ये टक्कल क्यों कब करते, बाल कब काटने पड़ते, पूरे सिर कब मुंडवाना पड़ता है, इसका अंदाजा शायद शिल्पा को आ गया। और जैसे ही उसने देखा कि कैप निकालने के बाद देखा तो वह थोड़ा जादू से सुन्न होकर हृदय भरे उसकी तरफ देखने लगी, चाबुक के समान, जैसे कि उसकी आत्मा छिल गई। क्या हुआ बेटे, मुश्किल से वह बोल पाई थी। अब देखिए उसने देखा कि उसका सिर मुंडा हुआ है, पूरे बाल निकल चुके हैं, तो उसने थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि कोई तो विपरीत दुर्घटना इसके साथ हुई है, इसी कारण वह इस अवस्था में है, और उसका जो कठोरता हृदय था वह वहां पर ममतामयी बन जाता है। वो उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, बड़ी मुश्किल के साथ वो बोल पाई थी। उसके सिर पर से हाथ फिराकर पूछा, बताओ गोपी, क्या हुआ बच्चे, कुछ तो बताओ। गोपी ने जो अपनेपन और प्यार भरे स्पर्श की गर्मी पाई तो जाने कब का रुका पानी आंखों की राह निर्बंध गति से बहने लगा। मैडम जी, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, इसलिए वह फुट कर बिलख उठा। शब्द नहीं निकल सके। वो क्षण भर में ही खुद की दृष्टि से अपराधिनी सी हो उठे। सुबकते हुए उन्हें वे सारे उत्तर देने लगा जो प्रश्नों की तीखी नोकों की तरह उसे वो चुभाती थी। तो देखो अब तक न बोलने वाला गोपी उसके सामने अपने सारे दर्द को बताने लगा। दीदी, मैं बहुत गरीब घर का हूँ। पिता गांव में चिनाई का काम करते थे। पिछले 5 वर्षों से वह क्षय रोग से पीड़ित थे। अकेली माँ सड़क पर पत्थर की गिट्टियां तोड़ती थी। उसकी माँ क्या काम कर रही थी? पत्थर तोड़ने का कार्य करती थी, घास काटती थी, लकड़ी बीनकर बेचती थी। हम 2 भाई एक बहन और बीमार पिता अपना कैसे गुजारा करते यह हम ही जानते। माँ कहाँ से लाती चपड़े के जूते, 2 जोड़ी स्कूल पोशाकें, बढ़िया साबुन और नील, एक सस्ती बट्टी देकर कहती है कि महीने चलाओ। एक वक्त की रोटी बन गई तो दूसरे वक्त भूखा रहना पड़ता। कब लगता तेल, कब नहाता, कब नाखून काटता, और कैसे वक्त पर यहाँ आता। भूखी प्यासी रहने और पिता की देखभाल करते करते माँ इतनी कमजोर हो गई कि उससे मजदूरी भी नहीं हो पाती थी। कहाँ से बनती कच्ची पक्की रोटियां, इसलिए दीदी जी सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं मजदूरी करता रहता। एक सांप के बगीचे में पानी देता और 10 घरों में दूध की थैलियां और बाजार का सामान लाकर देता। तब यहाँ पागलों की तरह भागता। सरकारी दवा में क्या मिलता है, वहाँ भी पैसा तो लगता है। हाय हाय करते पिता गुजर गए। दीदी, नाम मत काटिए, आपके घर का काम कर दिया करूंगा। यह वर्ष निकल जाएगा तो कुछ बन पाऊंगा। तो देखो इस प्रकार से उसने अपने आर्थिक स्थिति का अत्यंत हृदयद्रावक शब्दों में दीदी को अर्थात शिल्पा को अपनी परिस्थिति बताई, और वह विनती करता है कि आप मेरा नाम मत कटवाओ, चाहे तो मैं आपके घर का भी काम किया करूंगा। परसों पिता की 13वीं है। घर में कुछ नहीं है। 2-4 सगे संबंधी आए हुए हैं। एक घड़ी सी थी घर में टूटी पुरानी, समय तो बता ही देती थी। उसे बेचकर आज चाय पत्ती और दूध आलू लेकर आया हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी जी। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि गोपी ने उसके दयनीय आर्थिक स्थिति का वर्णन शिल्पा को बताया। आगे उसके साथ क्या होने वाला है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।